नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात होगी भ्रष्टाचार पर जांच के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई पर, भारत, भारतीयता और इतिहास की मीडिया पर, और इसके साथ ही साथ मीडिया पर हमलावर राहुल गांधी किस तरह से, आखिर क्यों उन्होंने ये रुख अपनाया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बंगाल हिंसा पर भी चर्चा करेंगे। होंगे कई सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में गतिरोध जारी, विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित। बजट सत्र के दूसरे चरण में नहीं हो पा रहा है कामकाज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए नेताओं की भीड़ लेकर पहुंचे सूरत कोर्ट। वहीं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है कांग्रेस। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत IIT कानपुर में यूथ 20 विचार विमर्श सत्र का आयोजन। देश विदेश के 1200 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि ले रहे हैं इसमें हिस्सा। नागालैंड में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन के क्षेत्र में बहुपक्षीय संभावनाओं पर B20 की बैठक। सिक्किम के नाथुला में भारी हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। और पाठ्य पुस्तकों से कुछ उद्धरणों को हटाने की बात पर हंगामा। राजनीतिक द्वेष के संदर्भों को लेकर सही जानकारी लाने को लेकर प्रतिबंध सरकार। और इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है भ्रष्टाचार पर जांच के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई, और इसके लिए आज रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 14 पार्टियों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो जांच एजेंसियां हैं वो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए एजेंसियों को दिशा निर्देश देने की मांग की है। CBI और ED की कार्रवाई के चलते कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ये पार्टियां कह रही हैं कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद समेत कई पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों पर बदले की कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की है और इस दायरे में राजनीतिक दलों के कई नेता भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों के संगठित लूट के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच जारी है। कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं, कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव अब नौकरी के बदले जमीन मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेता भी जांच के दायरे में हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में छापेमारी के दौरान नोटों के पहाड़ बरामद हुए थे। TMC नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, इसके खिलाफ भी जांच जारी है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट ने अब तक जमानत नहीं दी है। इनके खिलाफ भी जांच जारी है। ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और संगठित लूट के मामलों में अदालत में ये मामले सिद्ध हुए हैं, साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और यह कार्रवाई लगातार इस वजह से जारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बगैर हिचकिचाहट के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता, भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एजेंसियां
जांच कर रही हैं, उसके खिलाफ अभियान चला रही हैं। भ्रष्टाचार को प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए पीएम ने कहा कि यह भाई भतीजावाद और परिवारवाद को प्रोत्साहित करता है। तो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी बने हुए हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, दरअसल न्यूज रूम से वो हमारे साथ बने हुए हैं। किस तरह से ये याचिका में क्या मांग की गई है, क्या कुछ कहा गया है और अभी कब तक ये मामला सुनवाई के लिए आएगा, आज कुछ उम्मीद की जा रही है विकास? निखिल, सुनवाई कुछ देर में शुरू हो सकती है, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने कोई समय तय नहीं किया है और बोर्ड के हिसाब से अगर बाकी मामलों पर कोर्ट की सुनवाई पूरी हो जाती है तो इस पर भी सुनवाई होगी। जहां तक याचिका की बात आपने बताया कि इसमें 14 पार्टी हैं, जिनमें ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ वो भी हैं जिनके नेताओं के खिलाफ ईडी या सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा सीपीआई के नेताओं ने भी इस मामले में वो भी पक्षकार बने हैं। तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इन सभी लोगों का आरोप यह है कि ईडी और सीबीआई की अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं दोनों एजेंसियां। और आंकड़ों के साथ यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश की गई है कि शिकायतें तो ईडी ने बहुत सारी दर्ज की हैं, सीबीआई ने भी बहुत सारी दर्ज की हैं, लेकिन उनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। यहाँ पर सीबीआई से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 1100 मामलों में पूछताछ की गई सीबीआई की तरफ से या आरोप लगाए गए, लेकिन सिर्फ 23 कन्विक्शन हुए हैं पिछले कुछ एक साल के दौरान। एक यहाँ पर आंकड़ा ये दिया गया है। दूसरा आंकड़ा यहाँ पर ये दिया गया है कि पहले जो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई थी एजेंसीज़ की, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और अब कम से कम जो नेता जो 95% हैं जिनके खिलाफ इस तरह सीबीआई या ईडी की कार्रवाई हुई है, उसमें से 95% नेता विपक्षी दलों के हैं। तो वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आंकड़ों से कोर्ट को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है ईडी और सीबीआई की तरफ से, और किसी तरह के सेफगार्ड्स देने के लिए मांग की जा रही है कि नेताओं की सीधे गिरफ्तारी ना कर पाएँ एजेंसीज, और कोई ना कोई एक ऐसा एक प्रोसीजर बनाया जाए जिससे तुरंत गिरफ्तारी की घटनाएं जो हैं उनको रोका जाए या उनको लेकर के कोई गाइडलाइन बनाई जाए। जी, इसके खिलाफ इसका एक राजनीतिक पहलू भी है विकास, आप बखूबी समझते हैं कि दरअसल ये बार बार कहा जा रहा है कि वो सारे दल इकट्ठा हो गए हैं जिनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ी जिसमें से हमारे ख्याल से वो फहरिस्त पूरा कर पाना ही इस समय अपने आप में समीचीन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए लंबा वक्त चाहिए। बहुत सारे नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है और ये ऐसा लगता है कि ये सारे लोग मिल करके अदालत के सामने पहुंचे हैं। ये एक तर्क, एक पक्ष कहा जा रहा है इनके खिलाफ भी। किस तरह से इसको देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपने खिलाफ इन कार्रवाइयों को हटाने के लिए एक राजनीतिक गठजोड़ बनाया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है? बिल्कुल, कुछ मामले आपने गिनाए ही। इसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे अब बीआरएस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं और सीबीआई और ईडी दोनों ही दलों के नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के जो मुख्य नेतृत्व है उसमें नेशनल हेराल्ड मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने कार्रवाई की थी और इस वक्त जमानत पर हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के जो दो तीन अन्य नेता जो थे जो हेराल्ड के हिस्सा रहे थे। इसके अलावा ये यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जो ईडी को जो ज़्यादा ताकत देने का जो संशोधन हुआ था वो खुद कांग्रेस के दौर में हुआ था और उस वक्त इस पर बड़ी बहस चली थी कि क्या ईडी को इस तरह के अधिकार मिलने चाहिए। और उस वक्त ये कहा गया था कि जिस तरह से वाइट कॉलर क्राइम बढ़े हैं उनको रोकने के लिए ईडी को आम एजेंसियों से ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। इसमें भी जो ज़्यादातर मामले हैं उसमें ईडी से ज़मानत मिलना मुश्किल होता है। उस संशोधन के बाद सीबीआई के मामले में फिर भी ज़मानत मिल जाती है, लेकिन ईडी के मामले में प्रारंभिक स्तर पर ज़मानत मिलना मुश्किल हुआ है और ये संशोधन पिछली सरकार के समय ही हुए थे और उस वक्त इनको समय की ज़रूरत बताते हुए, वाइट कॉलर क्राइम को रोकने के लिए बताते हुए इनको जस्टिफाई किया गया था। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, अब इन आंकड़ों को देखना है कि क्या इसमें कार्रवाई की जाती है कोर्ट की तरफ से, कि क्या कोर्ट कोई दखल देता है या इसमें नहीं, या जो प्रोविजन से पीएमएलए के वो बने रहेंगे वैसे ही। जी, एक बात और जो प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों उठाई थी, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जो है उसकी वजह से टैलेंट और गरीबों का हक मारा जाता है और ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे में जो तमाम ऐसे लोग हैं उनकी भी एकजुटता कहीं ना कहीं इस मामले पर होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो वाइट कॉलर क्राइम जिसका आपने जिक्र किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए इसमें
प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी जब खासतौर से जब सीबीआई से जुड़े कार्यक्रम में वो गए थे, सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने एजेंसीज को ये कहा था कि आप आज़ाद होकर काम करें, कोई राजनीतिक दखल नहीं होगा। और क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की गई है पिछले कुछ दिनों में सीबीआई और ईडी की ओर से, उससे बौखलाया हुआ है, बहुत सारे राजनीतिक दल बौखलाए हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो वाइट कॉलर क्राइम और ख़ासतौर से जिसमें नेता जुड़े हों, सांसद विधायक जुड़े हों, नेताओं की अलग सांसद और विधायक हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, वहाँ पर जल्दी सुनवाई होती है, जल्दी मामलों का निपटारा होता है। तो इसको लेकर के एक स्थिति स्पष्ट है सरकार की तरफ से कि किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। अदालतें हैं ये देखने के लिए कि समय पर आरोप पत्र दायर होते हैं नहीं होते हैं, समय पर मामले का निपटारा होता है या नहीं होता है, और जिन मामलों में एजेंसीज के पास पर्याप्त सबूत नहीं है उनको देखने के लिए कोर्ट है, और ऐसी मामलों में जमानत कोर्ट देता है। इसीलिए इस तरह के सवाल उठाना न केवल एजेंसीज को निशाना बनाने की बात है, बल्कि कोर्ट की जो कार्रवाई है या कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पर भी एक तरीके से उंगली उठाने जैसे होगा। जी, निश्चित तौर पर ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब अदालत की तरफ से ये सारी चीज़ों की निगरानी होती है और अगर कोई दोषी नहीं है तो अदालत उसके लिए सामने है और वो अदालत जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपसे और अपडेट हम समय समय पर लेंगे इस पूरी खबर को लेकर। बहुत शुक्रिया विकास सारथी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपसे बात करेंगे भारत, भारतीयता और उसके इतिहास की। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है, और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और एक बेहद संवेदनशील विषय भारत, भारतीयता और इतिहास और उसको लेकर छिड़ी हुई पूरी राजनीति की बात करते हैं। इतिहास पर किस तरह से तंग नजरिए के साथ पे विवाद रहा है और उसको लेकर के आज क्या कुछ हो रहा है। मीडिया की आजादी, बोलने की आजादी पर बेबाक बोलने वाले राहुल गांधी मीडिया के सवाल पर इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं। दरअसल इस एजेंडे पर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इतिहास को लेकर के हम बात करना चाह रहे हैं, इसलिए दरअसल इस खबर पर हम दोबारा आएंगे और आपको बताएं कि जो इतिहास पर तंग नजरिए को लेकर हमेशा विवाद रहा है उसकी बात करेंगे। भारत की हजारों साल की जो प्राचीन संस्कृति और गौरव के सूत्र को ढूंढने का जो प्रयास है वो भी लगातार जारी रहा है। तो इस खबर पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो टेक्स्ट बुक्स है उसको लेकर के जो उसमें इतिहास को दोबारा लिखे जाने का कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, वही एनसीईआरटी का कहना है कि दरअसल किताबों में कुछ संशोधन को लेकर सियासी प्रक्रिया आने लगी है। दरअसल इसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी। इतिहास पर तंग नजरियों को लेकर हमेशा विवाद रहा है, लेकिन भारत की हजारों साल की प्राचीन संस्कृति और गौरव के इतिहास को हमेशा मिटाने की भी कोशिश की गई है। ऐसे दौर भी देखे हैं हिंदुस्तान ने। मौजूदा दौर में एनसीईआरटी की किताबों में कुछ संशोधन को लेकर के विवाद छाया हुआ है। सिलेबस में बदलाव को एनसीईआरटी ने नए तथ्यों को शामिल करने की बात कही है। एनसीईआरटी कहता है कि उसने नए तथ्य शामिल किए हैं, जबकि सियासत मुगलों के इतिहास को हटाने की बात को लेकर है। एनसीईआरटी का मानना है कि मुगल साम्राज्य का चैप्टर हटाया नहीं गया है, बल्कि उसको कम किया गया है। एनसीईआरटी विशेषज्ञों की टीम की सिफारिश का हवाला दे रही है, जिसमें बच्चों के ऊपर सिलेबस के बोझ को कम करने की बात कही गई थी। लेकिन सवाल यह है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पूर्वोत्तर तक समकालीन साम्राज्यों की चर्चा क्यों नहीं हुई? इस पर सियासत खामोश क्यों है? क्या इतिहास लेखन में तत्कालीन सत्ता की विचारधारा को आगे किया गया था? और अगर ऐसा नहीं था, फिर गांधी जी की हत्या को लेकर पूरे हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को आखिर क्यों खड़ा किया गया? क्या बंटवारे और कत्लेआम के सच को छिपाने के लिए अलग नैरेटिव बनाए गए? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका उत्तर अभी मिलना बाकी है।
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को भारतीय समाज की संस्कृति माना था। वो कह रहा था कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ। लेकिन फेक नैरेटिव में हिंदू फोबिया को लेकर देश दुनिया में चर्चा होने लगी। क्या यह उसी इतिहास लेखन की सोच से पैदा नहीं हुई थी? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेशों में हिंदू फोबिया का जिक्र करते हुए तत्कालीन अमेरिकी राजदूत ब्लैकविल को कहा था कि हिंदू आतंकी इस्लामिक जिहाद से ज्यादा खतरनाक हैं। क्या राहुल गांधी के इसी तर्क को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कैंपस में प्रचारित नहीं किया जा रहा है? यह आज की ताजा घटनाक्रम को देखा जाए, आजकल के ताजा घटनाक्रम को, आखिर कौन है मुकुलिका बनर्जी जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट यूनियन के नेता करण कटारिया को निष्कासित कराया, उनको चुनाव लड़ने से उन पर रोक लगवाई? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ देखे गई मुकुलिका करण कटारिया के हिंदू फोबिया के खिलाफ अभियान को कैंपस में विरोध किया उन्होंने और करण कटारिया को निष्कासित कराया इस इलेक्शन से। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों के फेक नैरेटिव के खिलाफ कटारिया मजबूत तर्कों से, दूसरे तर्कों से उसको सामने लगते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडा बरदार को दूसरा तर्क पसंद नहीं है, किसी और का तर्क पसंद नहीं है। दुनिया भर में मजहबी उन्माद और जिहाद के नाम पर लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है। इस्लामिक टेरर के नाम पर हजारों जानें गई हैं, यह सच है। इस्लामोफोबिया पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा होती है, लेकिन हिंदुत्व सहित अन्य धर्मों के खिलाफ दुष्प्रचार पर खामोशी है। यह भी एक विडंबना है। दुनिया भर में भारत की पहचान एक सहनशील राष्ट्र के रूप में है। दुनिया भर के दर्जनों मजहब विचारधारा को यहां सम्मान और फलने फूलने का अवसर मिला है। लेकिन फिर अगर हिंदू समाज और भारत की सहनशीलता को लेकर फेक नैरेटिव गढ़े गए तो माना जाएगा कि सत्ता की व्यवस्था में तुष्टीकरण की बू आना स्वाभाविक है। तो यह निश्चित तौर पर इतिहास पर तंग नजरिए को पर हमेशा विवाद रहा है। तो कुछ आइए आपको सुनवाते हैं कुछ बाइट्स कि आखिर एनसीईआरटी क्या कुछ कह रही है इस पूरे प्रकरण पर, जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण के दौरान। सिलेबस में बदलाव को लेकर एनसीईआरटी ने नए तथ्यों को शामिल करने की बात कही है। उनका कहना है कि दरअसल जो नए तथ्य हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि मुगलों के इतिहास को हटाया नहीं गया है, बल्कि जो चैप्टर जो है उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को कम किया गया है। और ये देखा गया है कि कोरोना काल के बाद से ही बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर था, इसलिए केवल इतिहास ही नहीं है बल्कि तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी उसको स्लैश डाउन किया गया है, कम किया गया है, ताकि बच्चों के ऊपर बोझ ना पड़े और जो गैर जरूरी चीजें। आइए एनसीईआरटी के निदेशक जो दिनेश प्रसाद सकलानी कहते हैं कि बच्चों का कंटेंट लोड कम करने के लिए कुछ किया गया है, क्या है आइए सुनते हैं। गलत है, झूठ है, मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है जब भी महसूस होती है ज़रूरत। तो पिछले साल भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। और ये तो बात है एनसीईआरटी के निदेशक की, और क्या कुछ इस पर राजनीति है ये भी सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि मुगलों के इतिहास को किताबों से निकाल देना अच्छी बात नहीं है। उनको लगता है कि इस इतिहास को निकाल दिया गया है। मुगलों का इतिहास सामने मौजूद है, हमारे देश के अंदर उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। जैसे कि अंग्रेजों के जब यहाँ पर दौर था, जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो यहाँ से कमाई करके ले गए, वो सारा हीरे जवाहरात तो सब ले गए और इस किस्म का इतिहास को निकाल देना उस सबक में से, उस किताब में से, ये घटिया बात है, ये मुनासिब नहीं है। तो यहां समझने का फेर है। आपने शफीकुर रहमान बर्क को भी सुना कि वो कहते हैं कि उसको निकाल देना ये घटिया बात है, जबकि एनसीईआरटी के निदेशक कहते हैं कि कंटेंट लोडेड था, इसलिए मुगलों के बारे में जो कुछ है जो गैर जरूरी था उसको निकाला गया, और सिर्फ हिस्ट्री के ही किताबों से नहीं बल्कि तमाम दूसरे जो अंश है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनसे भी अंश निकाले गए हैं, इसलिए इसमें राजनीति की जरूरत नहीं। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी क्या कुछ कहते हैं, और वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बेवजह इस मुद्दे को उठाकर समाज का ध्यान भटकाना चाहती है, ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है।
मुद्दाविहीन और बेरोजगार समाजवादी पार्टी बेवजह के मुद्दे समाज में उठाकर समाज का ध्यान जो है वो भ्रमित करना चाहती है। लेकिन जनता जानती है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी बुरी थी। उत्तर प्रदेश जो है ये शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ चुका था। उत्तर प्रदेश नौजवानों को रोजगार देने में पिछड़ चुका था। उत्तर प्रदेश हमारे नौजवानों को अच्छा भविष्य देने में पिछड़ चुका था। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने एक सशक्त शिक्षा प्रणाली भी लागू की है, नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का भी काम किया है और आज उत्तर प्रदेश नौजवानों को अच्छी शिक्षा देते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इस पूरी खबर पर बात करने के लिए विनोद बंसल, जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। विजय कौशिक जी स्वागत है आपका। विनोद बंसल जी स्वागत है। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विनोद मिश्रा, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, किस तरह से देखते हैं, क्या ये एनसीईआरटी की तरफ से, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बचपन में हम कुछ और पढ़ते थे, आज हमारे बच्चे शायद कुछ और पढ़ते हैं, कई बार उस कंटेंट में लगातार चेंज किया जा सकता है। विशेषज्ञों की कमेटी होती है जो समय पर बताती रहती है कि इसमें सिलेबस चेंज किया जाना चाहिए। क्या ये एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी फेक नैरेटिव को दोबारा गढ़ने या थोपने की कोशिश के तौर पर देखते हैं आप इस पूरी सियासत के पीछे? निखिल, हम लोग अपने पे चर्चा पे आए और अपनी रिपोर्ट पे बात करें उससे पहले अभी एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अपडेट ये है कि एनसीईआरटी से ये कहा गया है कि ये आज के मीडिया में भी कुछ ऐसी खबर छपी थी जिसको एनसीईआरटी ने भ्रामक माना है। एनसीईआरटी का कहना है कि वो किसी भी ऐसे टेक्स्ट बुक में इस तरह के जो उसके पास में ऐसे विचार हैं या इस तरह की जो योजना है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह उसको लिया जाना है जी। और उसमें अभी किसी भी टेक्स्ट की बात को हटाने की बात जो कही गई है उसको एक तरह से एनसीईआरटी ने खारिज किया है और उसने कहा है कि मीडिया को इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो सीधी सीधी बात एनसीईआरटी ने आज के संदर्भ में जो कुछ मीडिया में खबर छपी थी कि एनसीईआरटी के बुक से इस टेक्स्ट में से कुछ लाइनें को डिलीट किया गया है, इस लाइनें को हटा गया है, उसके बारे में एनसीईआरटी ने अपनी तरफ से पूरी तरह से सफाई दिया है कि इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह जो बना रही है एक फ्रेम सिलेबस का, उसका सारा प्रिंटिंग अगले साल के बाद होना है। इसलिए इस मामले में अभी से इस बात को अपने अपने नैरेटिव में देना वो गलत है। रही बात, अब हम अपनी रिपोर्ट पे आते हैं। जो रिपोर्ट हम ये कह रहे थे कि भारत भारतीयता और इतिहास की बात आप कह रहे थे, वो दिक्कत कहाँ से है निखिल? दिक्कत ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट में हमने एक सिविलाइजेशनल स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में ये हम इसके तर्क में फंसे पड़े हैं। भारत और भारतीयता की पहचान ये हजारों साल पुरानी है। इसकी संस्कृति और इसकी सभ्यता और इसकी सारी चीज़ें जो है वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। दुनिया के जो भी यहाँ विदेशी ट्रैवलर आए थे या जो भी इतिहासकार आए थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा है, महसूस किया है, अपने अपने चीज़ों को रखा है। लेकिन भारत भारतीयता और इतिहास की ये झांकी जो है हमें इस एनसीईआरटी के बुक में और इन सारी किताबों में क्यों नहीं मिलती है? ये जो तंग नजरिए की बात अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे, ये बात यही है कि आप एक भारत को, एक सार्वभौमिक भारत को एक नेशन स्टेट बनाते हुए देखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी समय के सत्ता के लिए वो एक कारक बनता था। लेकिन आपने भारत को और भारतीयता के जो सिविलाइजेशनल स्टेट है, जिसके सूत्र उत्तर से दक्षिण और पूरा पश्चिम तक हजारों साल से जुड़ी है, जो इसका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देता है, आप उसको खारिज कर रहे हैं। तो ये बात जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर कह रहे थे कि वो एनसीईआरटी के मुगलों के बात जो कह रहे थे, कोट कर रहे थे, वो मुगल चैप्टर की बात वो कह रहे थे कि उस चैप्टर को कम किया गया है, लोड कम किया गया है। लेकिन ये भी समझने की बात है कि क्या उस समकालीन जो साम्राज्य थे, चोला से लेके चाणक्य और पूर्वोत्तर तक के आप देखिए अहम राज्य तक, क्या इसकी चर्चा कभी एनसीईआरटी बुक में हुई? अगर ये नहीं हुई है तो क्या इसकी चर्चा होनी जरूरी नहीं है? क्या हमारी नई पीढ़ियों को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है? ये सवाल है हमारी आज बिल्कुल। और यही सवाल हम चाहेंगे विजय कौशिक जी इसका जवाब दें। विजय कौशिक जी, एक सवाल खड़ा होता है कि दरअसल जब सिलेबस में चेंज करने की कोशिश या जिस तरह से एक समय समय पर बदलाव, नई पॉलिसी आई है, ये बच्चों के ऊपर लोड को कम किया जाए कोरोना काल के बाद से, ये एक बात है। लेकिन साथ साथ ये भी देखने में आता है कि इसके पीछे एक राजनीति शुरू हो जाती है। क्या वो कहीं ना कहीं उस तुष्टीकरण की राजनीति
राजनीति के पर फिट नहीं बैठती है जो शायद उस दौरान सिलेबस में लेकर आई गई थी? क्या यह ठीक नहीं है जिस तरह से विनोद जी ने उठाया कि अहोम साम्राज्य का भी चर्चा होना चाहिए, विजयनगर एम्पायर की भी चर्चा होनी चाहिए, जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। जो मुगलों को कोई कम करने को नहीं कह रहा है, लेकिन जो दूसरे जो राजे रजवाड़े रहे हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, उनको भी क्यों पूरी तवज्जो न दी जाए, क्यों उनको पूरा सिलेबस में बच्चों को ना पढ़ाया जाए? इस पर कौन सा विरोध हो सकता है? निखिल भाई, सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। धर्म के नाम पर राजनीति करने का ठेका हमने भाजपा को दे रखा है। हम सर्वधर्म सद्भाव के नजरिए से देखते हैं और हम इतिहास मिटाने में विश्वास नहीं रखते, इतिहास की कमियों से सीखने में विश्वास रखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भी अगर सरकार को लगता है कि मुगलों का जो इतिहास दिखाया गया है वैसा इतिहास नहीं है, तो सच्चाई को सामने लेकर आए। और वैसे भी मुगलों से कांग्रेस की कोई भी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि मुगल भी विदेशी आक्रमणकारी थे। अभी एक मौलाना कह रहे थे कि भी मुगल लूट कर नहीं ले गए थे। इतिहास में ऐसे बहुत से मुगलों का जिक्र है जो यहाँ से सोना भी भर भर कर ले गए थे, यहाँ की महिलाओं का भी किडनैप कर ले गए थे, उनके साथ वहां गलत काम हुए मुस्लिम कंट्रीज में ले जाकर। तो सवाल यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत का इतिहास है बड़ा समृद्ध है। हमारे जो हिंदू राजा थे उन्होंने एक ऐसी बड़ी बड़ी लकीरें खींची दुनिया के इतिहास में कि जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास में नहीं पढ़ पाते। जैसे फाहियान और हेनसांग जो है चीनी यात्री थे और वहां के राजा की तरफ से आए थे, और जो यहाँ का वर्णन चाइना के इतिहास में उन्होंने किया है आप उसे देखिए। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारत और भारतीयता का इतिहास बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, मैं तो ये कहूंगा। और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे जो पुस्तकें हैं, भारतीय पुस्तकें हैं जिनमें बड़े बड़े ऋषियों ने किताबें लिखी हैं, वो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। विजय कौशिक जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? विजय कौशिक जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? ये सारी बातें सभी को पता है और सब लोग इस बात को कहते भी। विनोद जी ने अभी शुरुआत ही से की कि जो भारत भारतीयता और जो भारत की संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके जो निशान है पूरी दुनिया भर में है, और भारत की सभ्यता संस्कृति जो है अपने आप में महान है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन इतिहास के किताबों में उसको उस तरह से दर्शाया नहीं गया, और सवाल सबसे बड़ा यही है। आपने कहा कि आपने ये राजनीति बीजेपी के लिए छोड़ दी है, लेकिन सवाल आपके ऊपर जरूर उठेंगे कि इतने वर्षों तक आखिर उस इतिहास को दबाए क्यों रखा गया? हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे नौनिहाल थे, उनको क्यों नहीं पढ़ाया गया? एक चैप्टर मुगलों का आप देखिए, जो हिस्ट्री की बुक्स है, पूरे चैप्टर्स एक के बाद एक जो मुगल शासक हैं उनके ऊपर हैं, लेकिन जब हमारे राजा कृष्णदेव राय की बात होती है तो एक स्टेंजा में उसको खत्म कर दिया जाता है, अहोम साम्राज्य का कहीं जिक्र नहीं होता। तो ये सारे सवाल उठेंगे। फिलहाल हमारे साथ में विनोद बंसल जी हैं। विनोद बंसल जी, आपको लगता है कि अब जो है कम से कम ये वक्त आ गया है कि इन चीजों को ठीक किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, और हम किसी को हटाने या काटने की बात नहीं करते, लेकिन कम से कम जो चीजें सही हैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में किताबों को में रखा जाना चाहिए, बच्चों को वो पढ़ सके ताकि। बिल्कुल निखिल जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, और मुझे आज खुशी इस बात की है कि चाहे प्रवक्ता के नाते सही, आज विजय कौशिक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। आज पहली बार मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का प्रवक्ता कोई भारतीय संस्कृति की बात कर रहा है, उसको भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की जो जीवंत परंपराएं हैं उसके बारे में उसको तारीफ करते हुए मैं सुन रहा हूं। मैं इनके लिए ताली बजाता हूं। काश कांग्रेस पार्टी भी ऐसी होती और उसने भी इसी तरह का सोचा होता, तो पिछले 75 वर्षों में जिस तरह से ये जो इतिहास को विकृत करने का काम जो किया था, और जो कमान इन्होंने कम्युनिस्टों के हाथ में सौंप दी, या जो जिहादी मिशनरियों के हाथ में सौंप दी, तो ये जो है, इसके कारण जो हमारे जो बच्चों का मूल चरित्र है वो कहीं ना कहीं भटक गया। इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, इतिहास के हर पन्ने को पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाने में मुगल में भी कोई दिक्कत नहीं है। मुगल इस देश के इतिहास का हिस्सा तो है ही है निश्चित रूप से, लेकिन उनका जो विकृत परंपरा है उसको ना बता करके, उनको महिमामंडित करके कविता को इतिहास की पुस्तकों में दर्ज किया गया। वहीं जो हमारी गौरवशाली परंपराओं के वाहक और वीर सपूत थे इस भारत माँ के, और ऐसी वीरांगनाएं थी, अनंत ऐसे ऋषि मनीषी थे जो कि इतिहास के गर्त में कहीं ना कहीं खो गए। आप देखिए कि जिनको के हमारे जो इतिहासकार थे, जो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद में कम से कम उनको बच्चों को बताया जाना चाहिए था, जिससे कि बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके कि मैं जिस परंपरा का वाहक हूँ वो परंपरा बड़ी समृद्ध है,
तो ये इन सब चीजों को अब वास्तव में सुधार की आवश्यकता है। एक बात विनोद बंसल जी और आपसे पूछना चाहूंगा, विनोद बंसल जी एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि क्या ये एक जो पूरा नैरेटिव गढ़ा गया आजादी के बाद से, हिंदू फोबिया बनाया गया और ये कहा गया कि भाई ये कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति की जो शुरुआत हुई उसमें कुछ एक दलों के बजाय उसमें जैसे आरएसएस को एक लेबल लगा दिया गया, हिंदू फोबिया का एक मानक गढ़ा गया और ये बताया गया कि जी ये जो एक पूरी स्थिति है ये इसको सामने लेकर आने की जरूरत नहीं है और जो पूरा एक जो तुष्टीकरण जिससे होता हो ऐसा ही इतिहास रचा जाए, ऐसा ही इतिहास बताया जाए। निश्चित रूप से देखिए यही तो होता रहा। अभी आप देखिए कि जो ओआईसी कंट्रीज हों या जो 56 देश हों, उन्होंने मिलकर के इस्लामोफोबिया के विरुद्ध तो यूएन में प्रस्ताव पारित करा लिया, लेकिन हिंदू फोबिया पे सब शांत रहे। अब देखिए अमेरिका की जॉर्जिया की जो असेंबली है उसने हिंदू फोबिया के विरुद्ध भी एक जबरदस्त एक प्रस्ताव पारित किया। आप देखिए ये जो चीजें हैं जो उसने तो प्रस्ताव पारित किया, यहाँ भारत के जो सेकुलर बिरादरी के लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं या जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो सारे के सारे मिलकर अभी भी जिहादी अपने हिंदू फोबिया का शिकार है। आप देखिए कि इसी कारण जो है ना, वही कारण है कि रामनवमी की शोभा यात्राओं की बात हो या वर्ष प्रतिपदा की शोभा यात्राओं की बात हो, उस पर लगातार हमले होते हैं। मैं कहता हूँ इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अब हमें भारतीय मानसिकता की तरफ लौटना पड़ेगा और राजनीतिक जो हथकंडे हैं इसके माध्यम से राजनीतिक अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए जो लोग ये क्षुद्र काम करते हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये जो इसके भारत के जीवंत मूल्यों को छोड़ देते हैं, अब उनको वापस लौटना पड़ेगा। इन सब लोगों की घर वापसी जरूरी है जी, ये वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन इसके जो दरअसल जो इसकी जो विजय कौशिक जी आपके पास आते हैं, विनोद मिश्रा जी के पास जाएंगे, एक कमेंट चाहेंगे कि विनोद मिश्रा जी जो हिंदू फोबिया की जो बात होती है ये सिर्फ अब अपने देश तक या इतिहास तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो है पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो ताजा मामला है वो करण कटारिया का है, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, मैं विनोद बंसल की ही बात को कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत तारीफ की है कौशिक जी का और मैं सचमुच मुझे भी लगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं और उन्होंने जो ये देश के जो एक नया बदलाव आया है, जो सोच में ये बदलाव आया है, उसका उन्होंने एक झांकी दिखाया है। मुझे लगता है कि उनकी तारीफ तो विजय कौशिक की होनी ही चाहिए। जी जी जी। लेकिन रही बात इस बात की कि ये हिंदू फोबिया का ही है कि ये विनोद बंसल जी कह रहे थे, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं जो हमारे आज की चर्चा का विषय है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक जो स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं, जो कटारिया का अपकरण कटारिया की बात कर रहे थे कि उनको देखिए कि स्टूडेंट यूनियन के लिए वो फाइट कर रहा था और उसको इस बिना पे ये किया गया है कि वो जो एंटी इंडिया का जो वहाँ पे नैरेटिव्स था उसको बदलने के काम कर रहा था। उसमें जो हिंदू फोबिया के बारे में उसका जो अपना तर्क था वो सारी चीजें लोग वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के यूनियन में रख रहा था और इसलिए वहाँ से उसको निष्कासित किया गया। आप ये देखिए कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक नाम है, उनकी एक अपनी साख है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जा रहते हैं, दुनिया भर में एक झंडावरदार है, लेकिन उसको कराने वाला कौन है कि आप जिस मुखर्जी का नाम ले रही थी मैडम का, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साना बसाना चल रही थी जी। तो क्या ये राहुल गांधी जो इतिहास के लेखन और इतिहास की परंपरा को डिस्टॉर्ट करते हुए जब अमेरिकी राजदूत के सामने में ये कहते हैं कि वो यहाँ का जो हिंदू टेरर है वो इस्लामिक टेरर से भी और इस्लामी जिहादी से भी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या वो यही मानसिकता वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो सारे जगह पे यही चीज नैरेटिव चल रहा है? जी बिल्कुल, ये सवाल एक बड़ा है। बिल्कुल विनोद मिश्रा जी, मैं एक और जोड़ रहा हूं कि आप ये देखिए कश्मीर फाइल्स का को लेके जब ये दुनिया भर में ये सारी चर्चा होती रही थी, आप ये देखिए किस तरह का एक कत्लेआम कश्मीर का लेके और उसमें उस पीड़ित को लेके एक फिल्म बनी थी जी। लेकिन जब वो डायरेक्टर वहां पहुंचते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अपनी बात रखने, तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया जाता है, उनके वो सेमिनार उस चर्चा को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये लोग जो दूसरी राय सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये देते हैं, हमें असहनशील बताते हैं। जी 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 बिल्कुल विनोद जी, जो असहनशील हमको बताते हैं, जो हमको दरअसल पहले तो लेसन्स देते हैं, जब उनकी बात आती है तो हमको असहनशील जो बताते हैं वो खुद ही सहनशीलता के सारे पैमाने तोड़ देते हैं, वो हमको नहीं सुनना चाहते। इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल करण कटारिया ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी हम अपने दर्शकों को और आप सभी को सुनाना चाहेंगे। करण कटारिया के साथ में क्या कुछ गुजरी है और किस तरह से उनके साथ में क्या कुछ रहा है, ये इसको बताते हैं। करण कटारिया का ट्वीट है, माय कैरेक्टर वाज असैसिनेटेड, माय मेंटल हेल्थ कंटिन्यूज टू बी हैम्पर्ड बट आई विल नॉट थैंक यू
द न्यू इंडियन इन फॉर स्टैंडिंग अप फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि जो उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी बात उन्होंने लिखी है। माई कैरेक्टर वॉज असैसिनेटेड, माई मेंटल हेल्थ कंटिन्यूज टू बी हैम्पर्ड, बट आई विल नॉट स्टॉप अंटिल जस्टिस इज ड्यूली सर्व्ड। वो कहते हैं कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे निश्चित तौर पर। और जब वो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो सवाल विजय कौशिक जी आपके पास आता है घूमकर कि आखिर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है या जो फेक नैरेटिव की राजनीति है, क्या कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर पर अगर राहुल गांधी का सीधे तौर पर नाम लिया जाए तो वो देश तक ही सीमित नहीं रखते, उसको विदेशों तक लेकर जाते हैं? अब जो मैडम का नाम जो आ रहा है, जो उनके साथ में जो अब अगर ये समझा जाए कि हिंदू फोबिया से देश से आगे बढ़कर विदेशों तक पहुंचा दिया गया, क्योंकि करण कटारिया के खिलाफ में जो पूरा एजेंडा चलाने वाली जो मैडम है वो राहुल गांधी के साथ में हर वक्त खड़ी नजर आई हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे विदेशों में उनको उनके कार्यक्रमों को आयोजित कराने की बात हो। देखिए निखिल जी, जिन्हें आप हिंदू कहते हैं कांग्रेस पार्टी उन्हें भारतीय कहती है, और भारतीयों के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई भी किसी तरह का एजेंडा चलाएगा कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी होगी। राहुल गांधी उसके विरोध में खड़े होंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के बयानों को लेकर समय समय पर कुछ लोग उंगली उठाने का काम करते हैं, तो ये भाजपा का सेट किया हुआ नैरेटिव है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतिहास के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। तो क्या करण कटारिया के मुद्दे पर आप करण कटारिया के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्या आप ये कहते हैं? हम देश के साथ खड़े हैं। 100 बातों की एक बात यह है, देश का अपमान कांग्रेस पार्टी। अब आपके बयान को समझ लिया जाए। विजय कौशिक जी, आपने कहा आप देश के साथ खड़े हैं। भारतीयों का अपमान, भारतीयों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं होगा। विनोद कौशिक, विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगा, इनको पहले खत्म एक अहम बात और कहना चाहता हूँ। ये वो मुल्क है जिस चाइना की आज पूरी दुनिया बात कर रही है कि चाइना इतना बड़ा उतना बड़ा, इसी चाइना को हमारे देश के राजा कनिष्क ने हराया था और चाइना के राजा की 2 बेटियों से शादी करके हिंदुस्तान में वापस आया था, और तब से हमारे चाइना के साथ संबंध चले आ रहे हैं जी। लेकिन ये बात इतिहास में उस विशेष तरीके से पढ़ाई नहीं जाती विजय कौशिक जी। बात यही है कि कनिष्क ने हराया था, ये हम सब आगे चलकर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। विनोद बंसल जी, जो बात अभी सामने आई कि करण कटारिया की, जी जी जी, जवाब लेने चर्चा को समाप्त करना है। विनोद बंसल जी, जो करण कटारिया की बात सामने आई, किस तरह से आप देखते हैं कि कम से कम विदेशों में जाकर जो एजेंडा सेट करने की बात जो सामने आ रही है वो कम नहीं हो रही है? उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पीछे हटते हुए दिख नहीं रहे। विदेशों में भी जाकर के इस तरह से जो भारत के खिलाफ एजेंडा है वो अभी भी जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 बातें हैं। कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो आपकी डिबेट में एक्सपोज हो गया। आप देखिए, विजय जी जैसे जिन्होंने स्टार्टिंग की थी बड़ी अच्छी की थी, लेकिन बाद में जाकर के वो जब करण कटारिया की बात हुई, किसी भारतीय मूल के नागरिक की विदेशों में जाकर बेइज्जती करने वाली बात हुई, या जो हिंदू फोबिया के शिकार लोगों ने उस पर हमला करने की बात करी, तो ये भागते हुए नजर आए। उन्होंने कहा हम सब भारतीयों के साथ खड़े हैं। अरे भाई, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते करण के विरोध में खड़े हैं? आप ये बोलो ना, करण के अलावा सब भारतीयों के साथ खड़े हुए हैं। हम करण के विरोध में क्यों खड़े हैं? और ये इस बात का डिसीजन तो पार्टी लेगी। आप बोलिए राहुल गांधी भारत के अंदर का तो मामला है नहीं। सवाल ये था, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। दरअसल विजय जी सवाल ये था, जी, चलिए विजय जी को बोल लेने दीजिए। विनोद बंसल जी, विजय जी अपनी बात कर लें। विजय जी, दरअसल कोई इंटरवीन कर रहे थे। विजय जी ये कह रहे थे कि आपसे सवाल ये पूछा गया था कि जब आप सारी बातें इतनी ही सही हैं तो क्या आप करण कटारिया और उनके मिशन के साथ खड़े हैं? ये सवाल था आपके पास सीधा, इसका सीधा जवाब। निखिल भाई सुनिए ना, जो निजी कुछ मुद्दों को लेकर बातें होती हैं उनको लेकर पार्टी में बाकायदा बैठक होती है और तब एक डिसीजन होता है। ये नहीं है कि जी उठे और चल दिए। जब अंदर का कोई मामला है, वर्षों लग जाते हैं। जब हमने एक चीज कह दी, जब हमने एक बात कह दी, विनोद जी उनको पूरा कर लेने दीजिए पहले। विनोद बंसल जी उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर हम आप ही के पास आ रहे हैं। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। मेरी बात भी पूरी नहीं हो पाई जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। कुछ निर्णय पार्टी में सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, निजी रूप से नहीं लिए जाते। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जा रहे हैं, अभी आप इस पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं। विनोद जी बहुत जल्दी से अपनी बात समाप्त करिए, 30 सेकंड में बस। देखिए मैं राहुल जी ये सीधे विनोद बंसल जी से, विनोद मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। 2 विनोद है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्लीज विनोद बंसल जी। जी, सब खुश रहें, विनोद पूर्वक रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं कह रहा हूं देखिए, ये जो बात इन्होंने कही कि चाइना
के ऊपर हमने शासन किया। आप देखिए विजय जी ने बड़ी गंभीर बात कही, लेकिन वास्तविकता यह है कि ना हमें ना हमारे बच्चों को वो इतिहास पढ़ाई नहीं गया। आखिरकार इस इतिहास से हमें वंचित क्यों रखा गया? एक बात। दूसरी बात, हमने शासन नहीं किया, फिर आप गलत बात कह रहे हैं। अपने उनके साथ जीता, अब उनको पूरा करने दीजिए विजय जी, उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए जी। मैं कह रहा हूँ, देखिए जब करण कटारिया की बात आती है तो बसते हुए नजर आते हैं, कहते हैं पार्टी डिसीजन लेगी, वो पार्टी में चर्चा होगी, ये होगा वो होगा। और वैसे जाके इंग्लैंड में जाकर के जो जिसने हमारे ऊपर शासन किया उसी की मदद लेकर के उससे हमारे यहाँ पर जो है ना बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। आप देखिए विदेशों में जाके भारत की छवि को धूमिल करना, ये तो कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। और जो भारतीय लोग राहुल गांधी के ऊपर झूठ हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। अपने संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी से आखिरी कमेंट्स में लेकर के इस चर्चा को विराम दूंगा। विनोद मिश्रा जी, बहुत जल्दी से समाप्त करें। निखिल, हम लोग आज इस चर्चा को इसलिए कर रहे थे कि हम इस बात को एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहे थे कि इस चीज़ को देखें कि ये जो नैरेटिव्स का एक दौर रहा है, ये दौर आज का नहीं है। ये पूरे फेक नैरेटिव्स का जो आप कह सकते हैं कि वो दौर जो है वो आज 1947 से पहले का है, जो आज तक चल रहा है जी। तो ये नैरेटिव्स के दौर को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जब देखते हैं, जो अभी विजय कौशिक जी बचते रहे सवाल से, कि भारत जोड़ो यात्रा का जो स्लोगन दिया था, उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत बेच रहे हैं जी। कौन सा नफरत, किससे नफरत? और वो उस टारगेट में बार बार अपने हर स्पीच में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस को सामने लाते हैं। तो क्या ये परंपरा जो नेहरू जी ने शुरू की थी वो राहुल गांधी तक कायम है जी? तो इस परंपरा को समझने की जरूरत है कि यही फेक नैरेटिव्स और एक नैरेटिव्स को लेके 30 साल तक कश्मीर जो है वो आतंकवाद के आग में झुलसता रहा है। आज वहां के लोग इस हकीकत को समझ रहे हैं। यही कारण है कि इस देश को, इस नैरेटिव्स को धीरे धीरे ये पर्दा हटने लगा है। जब इतिहास की सोच और इतिहास के लेखन की उस परंपरा को, उस चीजों को लोग आप एक्सपोज कर रहे हैं, नए रिसर्च सामने आ रहे हैं, नए लेखकों ने उसके तर्क के साथ में, अपने फैक्ट्स के साथ में सामने लाया है, तो कांग्रेस इस तरह के लोग या समाजवादी पार्टी अपनी उस दूसरे एपीजमेंट विचारधारा में उसको शामिल करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद, नए सिलेबस के आने के बाद, नए टेक्स्ट बुक जब हमारे सामने में आएंगे तो वही भारत, भारतीयता और भारत के इतिहास की सच्ची झांकी हमें मिलेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सच्ची झांकी मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर सच्चा इतिहास लिखा जा रहा है या सच्चाई सामने लेकर आई जा रही है तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। फिलहाल तीनों अपने मेहमानों का, विनोद मिश्रा जी का, विजय कौशिक जी का और विनोद बंसल जी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस सार्थक चर्चा में भाग लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मीडिया पर हमलावर राहुल गांधी आखिर क्यों हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मीडिया की आज़ादी, बोलने की आज़ादी पर बेबाक बोलते हैं राहुल गांधी। अगर मीडिया उनसे सवाल पूछते तो कई बार वो नाराज हो जाते हैं और ये दिखने में बार बार आ रहा है। मीडिया की आज़ादी, बोलने की आज़ादी पर बेबाक बोलते हैं राहुल गांधी। मीडिया के सवाल पर इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं? कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने जानना चाहा कि सूरत कोर्ट में मुख्यमंत्रियों के साथ इतनी बड़ी भीड़ ले जाने की क्या जरूरत थी, क्या तुक था, क्या राहुल गांधी ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है? पत्रकार ने बताया कि यह बीजेपी का आरोप है और अक्सर ऐसा किया जाता है, बताया जाता है कि दूसरा पक्षी आरोप लगा रहा है। लेकिन राहुल गांधी सवाल को टालने के बजाय या उसका जवाब देने के बजाय उस पत्रकार की मंशा पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। यानी जो सवाल राहुल के टेस्ट के नहीं होंगे, जो उन्हें पसंद नहीं होंगे, उन पर वे बीजेपी का होने का आरोप लगा देंगे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कुछ किया करते थे। पिछले दिनों एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी मीडिया के सवाल से इतने असहज हुए कि उन्होंने पत्रकार को बीजेपी का सिंबल सीने पर लगाने के लिए कहा। राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन पत्रकार ने उन्हें ओबीसी समाज से माफी मांगने की बात कही थी कि क्या आप माफी मांगेंगे? पत्रकार के सवाल पर राहुल गांधी भड़क उठे। उस पर
बीजेपी का होने का आरोप लगाया और कहा कि आप बीजेपी का बिल्ला अपने सीने पर लगा लीजिए। बीजेपी ने उन्हें मीडिया पर इस तरह से भड़कने को लेकर अहंकारी और वंशवादी बताया है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी अहंकारी और वंशवादी हैं, इसलिए उनसे आलोचना बर्दाश्त नहीं होती, सवाल बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि मीडिया की आज़ादी की बात करने वाले पत्रकारों के सवाल पर भड़कने का क्या हक है राहुल गांधी का? मीडिया की आज़ादी, बोलने की आज़ादी पर बेबाक बोलने वाले राहुल गांधी मीडिया के सवाल पर इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं? और भाजपा नेता एसपी सिंह बघेल का कहना है कि राहुल गांधी का अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। क्या कुछ कहा है एसपी सिंह बघेल ने, आइए सुनते हैं। उनको पूछने के लिए आप जा रहे हैं, ये भी उनकी एक कवरेज है, लेकिन उनका अहंकार जो है वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। डेमोक्रेसी में उन लोगों का विश्वास ही नहीं है। हिसाब से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका डेमोक्रेसी है। जुडिशरी को लेके वो विदेश में बोले हैं, वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ बोले हैं। विदेश में जाके वो मीडिया के खिलाफ बहुत बोले हैं। स्पीकर साहब के पर उन्होंने आक्षेप लगाया है। चुनाव आयोग के खिलाफ वो बोले हैं। सीबीआई और ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोले हैं। तो और 14 में सरकार से बाहर होने के बाद, 19 में बाहर होने के बाद भी अभी भी जो है उनके अहंकार को, और खुद का अमेठी जैसी परंपरागत सीट से चुनाव हारने के बाद भी उनका अहंकार अभी कम नहीं हुआ है। तो मीडिया के प्रति जो उनकी जो शब्दावली रहती है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। तो एसपी सिंह बघेल का कहना है बीजेपी लगातार कह रही है कि ये वंशवादी हैं और अहंकारी हैं राहुल गांधी अगर इस तरह की बातें करते हैं। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है या वो मीडिया को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप? निखिल, अगर हम इसके लिए एक शब्द कहें डबल स्टैंडर्ड तो गलत नहीं होगा। कि डबल स्टैंडर्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देखिए कि सुबह सुबह राहुल गांधी के आईटी सेल, राहुल गांधी के जो इंटेलेक्चुअल सेल, राहुल गांधी के जो मीडिया सेल, ये सारे लोग एक तरह से मीडिया की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात बार बार करते हैं और वो इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये सरकार जो है वो मीडिया पे एक तरह से सेंसर लगा दिया है। लेकिन अब सवाल उलट आप देखिए कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बात कहने के लिए मीडिया के सामने आते हैं, तो एक सवाल जो उनके टेस्ट का नहीं होता है तो उसको सीधे सीधे वो बीजेपी वाला बना देते हैं। तो ये बात ये है कि कई जगह आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बड़े लीडर होते हैं जिनको लगता है कि सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए तो उस सवाल से आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं और उनको कहें कि आप पे ये आरोप लगाया है तो आपको कहा जाए कि आप कांग्रेसी हैं। तो ये जो दौर चला है, ये दौर जो है वो मीडिया की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करने वाले के लिए शायद ये बेईमानी है और शायद वो डबल स्टैंडर्ड ही कहा जाएगा कि एक तरफ आप देश में एक आज़ाद, निष्पक्ष और पत्रकार चाहते हैं, पत्रकारिता चाहते हैं, मीडिया चाहते हैं, और वो मीडिया के सवाल पे आप इस तरह भड़कते हैं कि आपको असहज हो जाते हैं जी। तो ये दिक्कत है और इस दिक्कत के कारण ये है कि आप अलग अलग, आप सीधे सवाल करते हैं कि अपोजिशन से सवाल आप क्यों करते हैं, ये सवाल आपको सत्ता पक्ष से करना चाहिए। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपने लोगों को बुलाया है और उसके पास में, किसी के पास में जो भी सवाल है, उस सवाल को उसका रखना उसका फर्ज होता है जी। वो किसी का एजेंडा नहीं होता है। एक सवाल बहुत जल्दी से जिसका जवाब आपसे चाहेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। विनोद जी, क्या ये एक नया स्टाइल डेवलप हो गया है? अरविंद केजरीवाल को भी हम अक्सर देखते हैं, जब उनके ऊपर कोई सवाल इस तरह से पूछा जाता था तो वो कह देते थे कि आपने पैसे लिए हुए हैं या ये मीडिया हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो ये जब सवाल मुश्किल हो जाए तो जवाब देने के बजाय इस तरह का एक जो जिसको कहते हैं हथकंडा अपनाना, ये आजकल नेताओं का एक चलन सा बनता जा रहा है। एक चलन तो इसमें आप और जोड़ लीजिए कि आप एक एजेंसी का माइक सामने में रख के उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं, आप उसमें सारी सी अपनी बात कह के और आप उठ जाते हैं और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम देके उसको ट्वीट करते हैं। आपके आईटी सेल से लेके सारे मीडिया उसको उसके प्रकाशित कर रहे, उसकी बातों को चलाए, लेकिन उसका कोई सवाल नहीं ले। तो आप अगर सवाल ये है कि अगर मीडिया को सवाल लेने का कोई हक नहीं है या सवाल पूछने के बदले में आप उसको आरोप लगाते हैं, तो शायद आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो आप बात करते हैं मीडिया की आज़ादी की बात, वो शायद आपकी बात कहने में बेईमानी होगी। ये लोग आप जानते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो ये
एक सवाल और सारा देश इसको देख रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा जी। और एक बार हम अपनी पहली खबर पर लौटेंगे। हमारी पहली खबर थी कि 14 राजनीतिक दलों ने मिलकर के जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको कार्रवाई से रोका जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। हमारे संवाददाता विकास सारथी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विकास, क्या है पूरी खबर, क्या कुछ कहा अदालत ने? बिल्कुल निखिल, इस पे जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने एक सबसे अहम जो सवाल पूछा याचिकाकर्ताओं से कि क्या विकास आप हमें सुन पा रहे हैं? निखिल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जब सुनवाई अभी निखिल इस मामले में हुई तो चीफ जस्टिस ने जो सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा कि क्या एक तो ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर विपक्ष को झटका लगा है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में दिशा निर्देश नहीं बना सकता और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेताओं के लिए अलग से नियम नहीं होंगे और कानून सभी के लिए कानून बराबर है। और ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। 14 पार्टियों का ने याचिका लगाई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में दिशा निर्देश नहीं बना सकता। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। विकास, कितना बड़ा झटका विपक्ष के लिए, उन 14 दलों के लिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कह रहे थे कि उनके खिलाफ जो ईडी और सीबीआई जैसी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी के लिए अलग से कानून नहीं हो सकता। बिल्कुल निखिल, यहाँ पर कोर्ट ने यही सवाल कहा कि क्या 2 कैटेगरी हो सकती हैं एक ही अपराध के लिए या एक ही मामले में जांच को लेकर। विकास, आप हमें सुन पा रहे हैं? निखिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर जो विपक्ष है उनको बड़ा झटका लगा है। 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दिशा निर्देश नहीं बना सकता है। अरे कॉल बैक किसी दूसरे से एक बार फिर से कोशिश करते हैं विकास सारथी से जुड़ने का। विकास, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? अदालत ने इस मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया, कितना बड़ा झटका 14 दलों के लिए, उन विपक्षी दलों के लिए? निखिल, आप मुझे सुन पा रहे हो? तो चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि नागरिक में, एक सामान्य नागरिक में और किसी राजनेता में कोई फर्क नहीं हो सकता। जो व्यवस्था एक सामान्य नागरिक के लिए है वही नेताओं के लिए तो विपक्ष विकास के साथ में हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से विकास की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है इस पूरी याचिका को सुनने से। अदालत ने कहा है कि किसी के लिए कानून अलग से नहीं हो सकता, नियम सबके लिए बराबर हैं और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उससे पहले कि अगली खबर की तरफ बढ़ें और हम बात बंगाल हिंसा की करें, अदालत के सख्त रुख की करें और बिहार में किस तरह से ये कुछ जारी है इस पर बात करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं, बुरे वक्त में साथ निभाया है। तुम्हारे कारण ही दादाजी का दिल फिर से धड़कने लगा है। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बंगाल हिंसा पर अदालत सख्त है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। रामनवमी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का कड़ा रुख रहा है। और रामनवमी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का कड़ा रुख रहा है। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए 5 अप्रैल तक ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। कलकत्ता हाईकोर्ट का कड़ा रुख रहा है, सख्ती दिखाई है कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी हिंसा को लेकर के। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और 5 अप्रैल तक ममता बनर्जी सरकार से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। रामनवमी के दिन 30 मार्च को बंगाल के हावड़ा हुगली में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी फिर से हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की पीठ में रिसड़ा में भड़की हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य को अतिरिक्त हलफनामे में इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। और शुभेंदु अधिकारी के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि रिसड़ा में तांडव चल रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो लगातार जो पूरा मामला है वो इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ में इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त कलकत्ता से प्रसेनजीत बख्शी बने हुए हैं और पटना से इस वक्त सलमान बने हुए हैं, सलमान हैदर। सबसे पहले प्रसेनजीत के पास चलते हैं। प्रसेनजीत, क्या कुछ कहा है अदालत ने? और फिलहाल जो ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो तनाव है वो कलकत्ता में और आसपास के इलाकों में, दरअसल उन जगहों पर जहां हिंसा हुई है वहां अभी भी बरकरार है। क्या अपडेट देंगे आप? देखिए निखिल, मैं 2-3 बातें कह दूं जल्दी से। एक तो है कि अदालत की तरफ से यह बताया गया कि कल हनुमान जयंती है और आज शाम से ही जी सेंट्रल फोर्स को साथ में लेकर, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की पुलिस नहीं है, कोलकाता की पुलिस नहीं है, अलग अलग पुलिस कमिश्नरेट नहीं है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को साथ में लेकर पुलिस ने रूट मार्च करे लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए। जी, पहली बात। दूसरी बात कह दिया कि अदालत ने कि हनुमान जयंती को लेकर किसी तरह की बयानबाजी वो ना करे, जबकि चीफ मिनिस्टर पहले ही कर चुकी है। जी। तीसरी बात यह है कि स्थिति ऐसी बदतर हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी की जो पीआईएल है ये छोड़ के भी एक डिस्ट्रिक्ट जज ने भी, एडिशनल जज ने भी कोर्ट के सामने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपील किए थे। वो रिसड़ा के रहने वाले हैं। और आखिरी बात यह है कि चंदन नगर में, चूचूरा में चंदन नगर कमिश्नरेट के सामने लॉकेट चैटर्जी ने, वहां का स्थानीय सांसद जो मेमोरेंडम देने के लिए कोशिश कर रही थी, उनको रोका गया है। ऐसी स्थिति है बंगाल में। और इसी स्थिति को देखते हुए शायद मैं आखिरी बात बता दूं कि इसी स्थिति को शायद देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, गृह मंत्रक की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। जी प्रसेनजीत, गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, खासतौर पर हनुमान जयंती के समय में। जी बिल्कुल, हमारे साथ में सलमान हैदर भी बने हुए हैं। सलमान, क्या जानकारी देंगे आप पटना से? अभी भी स्थितियां नियंत्रण में कही जाए तो हैं, लेकिन जो पीड़ित है उन तक शायद अभी न्याय नहीं मिला है, उनको अभी तक शायद दर बदर वो ठोकरे खा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। क्या आप जानकारी देंगे? हाँ निखिल, जो बिहार शरीफ का मामला है वहाँ अभी भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्फ्यू जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है और लोग जो है अपनी जरूरत के सामान लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। और साथ ही साथ जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो लोग अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जाए, किससे कहें। और जो सहायता प्रशासन की ओर से मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिली। हालांकि वो जो एक मृतक है उसको मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान तो किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसी जगहों पर आगजनी या दूसरी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो सासाराम हो या नालंदा हो, दोनों ही जगहों पर नुकसान संपत्ति का जो हुआ है
उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है और लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के। और हालात ये नहीं कहा जा सकता कि अभी पूरी तरह नॉर्मल हुए हैं। जी। आज विधानसभा का आखिरी दिन है और आज सुबह जब शुरुआत विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने लगातार जो इस पर सवाल उठाए हैं और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाए हैं, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। ये सारी बातें लगातार हमारे पास आ रही है और अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे पास समय बस इतना ही है। और प्रसेनजीत आपका और सलमान आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात करेंगे कर्नाटक से जुड़ी हुई कर्नाटक की राजनीति की। जेडीएस में टिकट को लेकर तकरार बना हुआ है, तो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के परिवार के बीच सुरक्षित सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के साथ जाकर अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं। और जेडीएस के पूर्व सांसद शिवराम गौड़ा ने बीजेपी ज्वाइन कर सीएम बम्बई के अभियान को मजबूती देने की बात कही है। इसके साथ ही मशहूर एक्टर सुदीपा ने बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी को मजबूत करने की बात कही है। तो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तमाम राज्य में नेता। राज्य की 224 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आप, बीएसपी सहित कई पार्टियां उतार रहे हैं अपने उम्मीदवार। कांग्रेस के बड़े नेता सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में वोट बंटने का डर है। हमारी संवाददाता आयशा खानम इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। आयशा, किस तरह से देखती है इस राजनीति को, क्योंकि जब चुनाव से पहले जिस दल में अगर एक के बाद एक लोग ज्वाइन करें तो ये माना जाता है कि जो राजनीतिक हवा है उसको नेता पहचान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हर कोई बीजेपी ज्वाइन करने वाला यही कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज जब जेडीएस के पूर्व सांसद शिवराम गौड़ा ने बीजेपी ज्वाइन किया तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि शिवराम गौड़ा कर्नाटक में वक्कलिगा जाति के एक बड़े नेता माने जाते हैं और बीजेपी और शिवराम गौड़ा जो है मंड्या से सांसद रह चुके हैं। तो बीजेपी के लिए ये मांड्या और मैसूर इलाका जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस ओल्ड मैसूर रीजन में बीजेपी अपना खाता खोलने की और अपनी संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि इस इलाके से अगर बीजेपी 30-35 सीट जीत जाती है तो ये मानकर चला जा सकता है कि बीजेपी कर्नाटक में स्थिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है आज। और दूसरी तरफ किच्चा सुदीप जो कन्नड़ा फिल्म स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और वो कर्नाटक के एक आइकॉन हैं, तो उन्होंने भी आज बीजेपी को सपोर्ट करने का और बीजेपी के साथ मिलकर प्रचार करने का ऐलान कर दिया। तो ये भी बीजेपी के लिए खासकर कई युवा जो वोटर्स होंगे, मतदाता होंगे, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। और बीजेपी बार-बार ये कह रही है कि उसके लिए जो हवा है वो उसके पक्ष में बह रही है और ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मुफीद साबित होगा, जो दो खास इतने दिग्गजों ने बीजेपी ज्वाइन की है और सपोर्ट करने की बात कही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा खानम। तो इस वक्त के आज के इस अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।